अभी बुक को बंद कर दीजिए, बुक की भी ज़रूरत नहीं, पहले इसमें बेसिक ही बहुत सारा है पढ़ने के लिए। तो आपका चैप्टर क्या है? किससे पढ़ेगी? ये तो पढ़ी नहीं है। क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री इन शॉर्ट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक है, मैंने आपको बताया था क्लास 10th के लिए। इससे रिलेटेड कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल आप सब जानते हैं, ठीक है, और एंगल्स भी आप सब जानते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स को ना, यहाँ ध्यान देंगे, सारे कोई इधर उधर नहीं देखेगा, ध्यान से सुनना है। मैथमेटिक्स को बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड किया, क्योंकि सब कुछ एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ मैथ्स में नहीं है, ऐसा साइंस में भी है, ऐसा एसएसटी में भी है। जब आप बहुत छोटे होते थे तो अभी भी खैर वैसा ही है, साइंस की एक बुक होती थी और उसको एक ही टीचर पढ़ा लेता था। अब आप जब से 9th-10th में आए, आप देख रहे होंगे कि बायोलॉजी अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब और 11th में चले जाएंगे और 11th से या और आगे जाएंगे, अगर कोई बीएससी करेगा तो फिर बायोलॉजी में भी जूलॉजी बॉटनी अलग अलग हो जाता है, और फिजिक्स एक सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक साथ ही सब मिला के पढ़ना आसान नहीं होता है। ऐसा ही मैथ्स में भी होता है, लेकिन मैथ्स में सेकेंडरी तक माने 12th तक तो टीचर एक ही रहते हैं। 12th के बाद आपके टीचर्स जो हैं फिर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। फिर मैथ्स को ही अलग अलग बुक्स को, अलग अलग पेपर्स को अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एसएसटी में भी होता है, ठीक है ना। एसएसटी में अभी तो आपको सारे एसएसटी एक ही टीचर फॉर एग्जांपल पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं तो फिर ज्योग्राफी कोई दूसरा टीचर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कोई और, वो जैसा जैसा उनका स्पेशलाइजेशन जिस टीचर का होता है वो पढ़ाते हैं आगे फर्दर, ठीक है। कई बार 9th-10th लेवल पे तो एक ही टीचर पढ़ाते हैं, पर यहाँ अलग अलग टीचर आपको इसलिए 9th-10th लेवल पे साइंस एक ही टीचर पढ़ाते हैं जनरली, यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका 1 सेक्शन का स्कूल है और जो आपके पीजीटीज़ हैं तो उनके खाली 11th-12th को पढ़ा के पीरियड्स पूरे नहीं होते। पीरियड्स का भी एक होता है कि पीजीटी को इतने पीरियड लेने हैं महीने में, हफ्ते में, पीजीटी को इतने लेने कंपलसरी हैं, पीआरटी को इतने लेने। तो जो पीजीटीज़ हैं उनके पीरियड पूरे नहीं होते हैं जितने होने चाहिए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उनको नीचे दे दिया जाता है अलग अलग पार्ट, अलग अलग टीचर्स को। अगर यहाँ पे 2 सेक्शन का स्कूल होता तो आपको साइंस एक ही टीचर पढ़ा रहे होते, ठीक है, क्योंकि 2 सेक्शन में उनके पीरियड पूरे हो जाते हैं ऊपर। तो मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से आप कुछ तो जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी, पर एरिथमेटिक आप जानते हैं, जिसमें हम खाली नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर से रिलेटेड ही कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज एरिथमेटिक। ज्योमेट्री आपने पढ़ाई है, ज्योमेट्री पहले आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करते हैं छोटी क्लासेस में जनरली, और यहाँ पर अभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, वो एक अलग ही पार्ट है, ठीक है। एलजेब्रा आप पढ़ते हैं, जो हम कुछ क्वेश्चन इसी बुक में करते हैं कि लेट द एज ऑफ द फादर इक्वल्स टू एक्स एंड एज ऑफ सन इक्वल्स टू वाई, सम ऑफ देयर एजेस इक्वल्स टू दिस। तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि नंबर्स तो है ही हैं, साथ में अल्फ़ाबेट्स भी हमने अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर लिए। तो जहाँ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों यूज़ होते हैं दैट इज़ एलजेब्रा, उसको क्या बोलते हैं, एलजेब्रा। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके लिए एक बड़ा किस्सा मशहूर है, बहुत एक मजाक के तौर पे, कि एक बच्चा जो उसने कभी 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, बहुत साल बाद जब वो किसी प्लेस पे, अच्छे प्लेस पे पहुँच गया, तो उसने अपने मैथ्स के टीचर को एक लेटर लिखा या एक मैसेज भेजा या जो भी, कि सर आपने जो वो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया था उसको इस्तेमाल कहाँ करें, ठीक
ठीक है। तो ये इसके लिए एक मजाक की कहानी है, तो ऐसा नहीं, इसीलिए जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है ना, पहले उसका नाम हुआ करता था हाइट एंड डिस्टेंस, अब उसका नाम चेंज करके आपकी बुक में रख दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही आपको चैप्टर दे दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आप ये समझते हैं कि ये इसका एप्लीकेशन है। मतलब जो वो क्वेश्चन उस बच्चे ने पूछा था कि यूज़ कहाँ करनी है, तो उसमें ये बताया कि ऐसे यहाँ यूज़ करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होगा, देखो जब मान लिया आप कहते हैं ना कि ये जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय कहते हैं हिमालय की हाइट इतनी, या कुतुब मीनार की हाइट इतनी, चलो कि कुतुब मीनार तो फिर भी मैन मेड है, तो वो बनाते हुए हो सकता है मेजरमेंट लेके बनाया गया, पर जैसे हमारा हिमालय है या कोई भी और जो है आपका हिल्स है, कोई भी यहाँ उत्तराखंड में भी बहुत सारी कंचनजंगा है जिनकी बहुत हाइट है, तो उनकी हाइट कैसे नापी होगी हम, क्या उस पर फीता लगा के नाप सकते हैं, और अगर उस पर चढ़ें तो चढ़ के हम ऐसी वर्टिकल हाइट कैसे नाप सकते हैं। जो आपका पहाड़ होता है वो तो स्लैंट होता है ना, ऐसा होता है, तो आप उस पर चढ़ रहे हैं, तो आप ये वाली हाइट जो उसकी हाइट है एक्चुअल जो सी लेवल से उसकी हाइट है, उसको आप कैसे नाप लें, बात समझ में आ रही है। उसको नापने का तो कोई तरीका नहीं है, पहाड़ के बीच में तो घुस नहीं सकते हैं आपकी नापे, तो ऐसी चीज़ों का जब हम हाइट निकालते हैं तो उसका कोई दूसरा तरीका हो, वहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है कई कई मंजिला, वहाँ पर आपकी जो आर्किटेक्चर में जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं कि इतनी हाइट है तो क्या करना चाहिए, कितने एंगल पे होनी चाहिए, ठीक है। जो ये आपका वो ये है ताजमहल, ठीक है, ताजमहल के चारों ओर 4 मीनार से जो थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, तो वो किस हिसाब से बनाई गई, किस एंगल पे बनाई गई कि वो इतने सालों बाद भी गिरी नहीं, ऐसे कुतुब मीनार के लिए, तो इन सारी चीज़ों में हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है क्या थी, सबसे पहले तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की ब्रांच है जो जनरली मतलब अगर 99% हम कहेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब जैसे ही हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ें अपने आप आ जानी चाहिए। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है जिनके हम स्पेसिफिक नेम रखते हैं, ठीक है। हम इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइट, या फिर इसी को परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं अगर H से दिखाऊंगी और इसको भी H से दिखाऊंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, तो इसको हम P से दिखा देते हैं, इसको B से दिखा देते हैं और इसको X से दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले हमें हमारे दिमाग में ये 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल तो वहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है हाइट और एक होता है हाइपोटेनियस। इसमें से जो ये हाइपोटेनियस होता है दिस इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है ना। और इस साइड की क्या स्पेशलिटी होती है कि ये राइट एंगल के अपोजिट होती है। राइट एंगल की क्या होती है, अपोजिट। तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। क्या नाम होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसमें जो बाकी की 2 साइड होती है, ठीक है, वो एंगल यानी इस राइट एंगल को बनाने के लिए यूज़ हो रही है। तो यानी इस राइट एंगल का एक बेस है और एक इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ जो पढ़ते हैं दैट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ये कुछ बच्चों ने जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी थोड़ी बहुत घर पे ट्यूशन में, उन्होंने ये पढ़ लिया होगा। ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं। एक पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ये मेन तो 3 ही होते हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। 3 क्या होते हैं इनके रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल होता है कोसाइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अब ये है क्या बवाल, ठीक है,
इनका नाम से ही क्लियर है, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब रेशोज का मतलब ये आपके पास देखो, ये 6 ही क्यों है? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, व्हाई दीज रेशोज आर ओनली 6? ये 6 ही क्यों है? 3 क्यों नहीं है? 8 क्यों नहीं है? 10 क्यों नहीं है? 6 इसलिए है, देखो अगर आपके पास कोई 3 चीज़ें हैं, ठीक है, और उसमें से आपको 3 में से कोई 2 लेकर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 3 2 जा 6। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 3 2 जा 6, इसीलिए ये 6। ठीक है, कैसे? आपने इसमें ये बात तो जान ली कि एक राइट एंगल होता है, हमें इस राइट एंगल से फिलहाल मतलब नहीं है, हमें ये जो बाकी के 2 एंगल है ना, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है, यानी कि लेस देन 90 है। इन पर बात करनी, इस पर फोकस करना, ठीक है। तो देखो एंगल आपको पता ही है कि मैथ्स हो या साइंस हो, उसमें हर किसी चीज़ को दिखाने के लिए एक सिंबल बनाया गया है। जैसे हम फोर्स को दिखाना चाहते हैं तो हम कहते हैं फोर्स को F से दिखाते हैं, ठीक है ना। हम वर्क को दिखाना चाहते हैं तो हम कहते हैं वर्क को W से शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल दिखाने के लिए जनरली थीटा सिंबल का यूज़ किया जाता है। आप यूज़ किसी का भी कर सकते हैं। हम जनरल बुक में जो सारी बुक में देखने को मिलता है, दैट इज सीधे बैठ जाओ, एकदम कमर सीधी। जनरल बुक्स में जो देखने को मिलता है दैट इज थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा कोई ऐसी गोली नहीं है जो आपसे खाई और पचाई नहीं जा रही। थीटा इज अ सिंबल विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एंगल, ठीक है। अब हम इस थीटा की बात करेंगे। देखो एक्यूट एंगल हम ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, कोई सा भी ले सकते हैं। और इसी के रेस्पेक्ट में हम रेशो निकालते हैं। जो एक्यूट एंगल है ना, उसके रेस्पेक्ट में ही हम क्या निकाल रहे हैं? रेशो, यानी 2 साइड का रेशो, कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। जैसे मैं कहूँ कि ये फॉर एग्जांपल इसकी एज 6 ईयर्स है और इसकी एज 12 ईयर्स है, तो दोनों की एज में रेशो क्या हुआ? 2:1 का रेशो हुआ। तो इससे क्या, या 1:2 हुआ, उससे ये पता चला कि इसकी एज इसकी एज के रेस्पेक्ट में डबल है, या इसकी एज के रेस्पेक्ट में आधी है। मैंने दोनों में संबंध बताया। तो ऐसे ही दोनों साइड्स का इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन है, ये बताना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। जैसे अच्छा, अब ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये साइड तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ये जो 2 अलग अलग साइड्स हैं, लिसन टू मी क्लास 10, ये जो 2 अलग अलग साइड्स हैं, ये एंगल के रेस्पेक्ट में इनका नेम और क्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर मैं इसको लूँ, इस एंगल की बात करूँ, तो इस एंगल को बनाने का आधार, जिसको आप बेस कहते हैं, वो ये है। मतलब इस पर टिका है ये एंगल, इससे बना है, और इसके ठीक सामने वाली साइड ये है। तो जिस पर एंगल टिका होता है, जो उसका आधार होता है, उसको बेस कहते हैं, और उसके ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ले लूँ, तो इसका बेस ये है, इसके लिए ये बेस नहीं है, इसके लिए बेस ये है, और बेस के इसके ठीक सामने वाला इसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रोल होता है वो एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। अगर इस एंगल की बात करूँ तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, और अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? 3। हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक हमारे पास है परपेंडिकुलर, एक हमारे पास है बेस, और एक हमारे पास है हाइपोटेनियस। तो मुझे एक बार में 2 लेने हैं और उनका रेशो निकालना है किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में। मान लिया मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, इस एंगल के, और इसको मैं थीटा बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में निकालने के लिए मेरा बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर को न्यूमरेटर में रखती हूँ और हाइपोटेनियस को इसमें रखती हूँ, डिनोमिनेटर में रखती हूँ, तो ये जितना भी रेशो आएगा इसको बोलेंगे साइन थीटा। इसका नाम है रेशो का, रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है, साइन थीटा। इसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं, ठीक है। साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है।
इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा, जिसका मतलब है रेशो ऑफ परपेंडिकुलर विद हाइपोटेनियस विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिश्ता है दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। अब ये साइन थीटा हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। क्यों? देखो, ये एंगल अगर 30 है तो ये रेशो कुछ और होगा, ये एंगल अगर 60 हो जाए तो ये रेशो कुछ और होगा। आप कहेंगे क्यों मैम? देखो, क्या एंगल चेंज हो जाए और साइड की लंबाई चेंज नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। देखो, ये एंगल बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर को जाएगी। अगर ये 45 बन जाए 30 की जगह तो ये लाइन ऊपर होगी ना, मतलब ये एंगल बढ़ेगा तो तभी जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। अब ये बढ़ेगा तो ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए आपको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया पहले ये साइड थी 6 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पर, और ये साइड थी 3 सेंटीमीटर। अब आपने एंगल को बढ़ाया तो ये साइड बढ़ गई और ये बड़ी हो गई, फॉर एग्जाम्पल के लिए हो गई 8 सेंटीमीटर, और ये हो गई मान लिया 5 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए, क्या जो पहले 3 का रेशो 6 के साथ था वही क्या 5 का रेशो 8 के साथ बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली यानी कि यहाँ जो साइन थीटा की वैल्यू थी ये 1/2 थी और यहाँ पर कुछ और हो जाएगी। तो यानी साइन थीटा तो चेंज होता है ना एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा विच मीन्स की रेशो ऑफ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू विद हाइपोटेनियस विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। एंगल के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज, ठीक है। अच्छा, ये हुई पहली चीज। अगर मैं निकालूं बेस का रेशो हाइपोटेनियस, उसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉस ऑफ थीटा। अब मैंने परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ भी निकाल लिया, बेस का भी हाइपोटेनियस के साथ निकाल लिया। अब इन दोनों का आपस में निकाल लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर का निकाल लेते हैं बेस के साथ में। दिस इज कॉल्ड, इसका कुछ नया नाम रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा, ठीक है। अब साइन कॉस और टेन हो गए, अब इनके उल्टे भी निकालते हैं। हमारे दिमाग में खुरापात आई, हमारे दिमाग में नहीं, जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई उसके दिमाग में खुरापात आई कि इतने से ही काम कैसे चलेगा, इसको उल्टा भी निकालिए। तो अगर मैं उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, यानी कि अगर मैं कर दूँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। और अगर मैं कर दूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको कहते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा। और अगर मैं कर दूँ बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको कहते हैं कॉट। क्या करा मैंने? अच्छा, मैंने सीधा ही लिख दिया क्या? एच अपॉन पी, ठीक है। अब सुनिए इनका मीनिंग क्या। जैसे साइन को मैं ऐसे लिखती हूँ ना, साइन थीटा, इसका पूरा नेम होता है साइन, SINE। क्या नाम होता है? SINE थीटा होता है, इसको शॉर्टकट में साइन लिखते हैं। ऐसे ही कॉस का मतलब होता है कोसाइन, कॉस का मतलब कोसाइन, जैसे क्लास टीचर को क्लास टीचर, समझ में आ गया। ऐसे ही साइन कोसाइन, सेक कोसेक, टेन कॉट, कॉट का मतलब है को ऑफ टेनी, को ऑफ टेन, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये एक दूसरे के को है, माने एक दूसरे से रिलेशन है इनका। क्या रिलेशन है? साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, देखो ये दोनों मिला के 90 बनाती है। 90 प्लस माइनस वाले आपके उसमें से हट गए, दोनों मिला के 90 बनाते हैं। एक्चुअली होता ये है, जैसे साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना, अगर 30 डिग्री ऑफ साइन की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू कॉस 60 की भी होगी, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 बनता है। ये एक दूसरे के को है, क्या है, ठीक है, समझ में आया। जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू क्या होती है 1/2। बात समझ में आ गई। तो ये एक दूसरे के को, तो इसका पूरा नाम होता है को ऑफ साइन, यानी कोसाइन, इसका नाम होता है साइन, समझ में आ गया। ऐसे ही cos 30 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू साइन 60 की होगी,
cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। यानी दो एंगल मिलके, इनको कैसे एंगल कहते हैं जिनका सम 90 होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन में जो उसके एक पार्ट की वैल्यू होगी कॉस में वो दूसरे पार्ट की वैल्यू, ऐसे ही tan में जो एक पार्ट की वैल्यू होगी वही कॉट में दूसरे पार्ट की वैल्यू होगी, ऐसे ही कोसेक में जो एक पार्ट की वैल्यू होगी वही सेक में दूसरे। यानी आपको क्या समझ में आया इससे कि साइन और कॉस एक दूसरे के कोण, tan और कॉट एक दूसरे के कोण है, और सेक और सेक समझ लो टीचर और को क्लास टीचर, ठीक है, ये एक दूसरे के कोण। इसका मतलब साइन 30 की जो वैल्यू है वही cos 60 की है, tan 30 की जो वैल्यू है वही cos 60 की है, sec 30 की जो वैल्यू है वही cosec 60 की है। पसंद आ गई? ऐसे ही sin 60 की जो वैल्यू है वही cos 30 की है, tan 60 की जो वैल्यू है वही cot 30 की है, और sec 60 की जो वैल्यू है वही cosec 30 की है। इनमें आ गया? ये इनमें रिलेशन होता है एक दूसरे के को, यानी 6 तो 3 तो मेन रिलेशन है और 3 उनके को हैं, ठीक है। और ये बाकी जो दूसरी बात है वो अलग चीज़ है, अभी वो रेसिप्रोकल वाली बात अलग है। मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक, ठीक है, और टेन कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है सेक है, और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है कॉट थीटा। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या हो कि साइन की वैल्यू अगर 1/2 है तो कोसेक की वैल्यू 2 होगी, 1/2 ऑफ 1/2, ठीक है ना, यानी 1/1/2 हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो वैल्यू cos थीटा की होगी वही वैल्यू 1/sec थीटा की होगी, और जो वैल्यू tan थीटा की होगी वही वैल्यू 1/cot थीटा की होगी, ठीक है। इसका एक और यूज़ है कि जब आप इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको कहीं पर sec थीटा को चेंज करना है cos में या cos को करना है sec में, तो आप 1/, करके चेंज करके अपने प्रूफ के हिसाब से जैसे आपको रिक्वायरमेंट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको? 6 रेशोज़ है। रेशोज़ क्या है आप समझ गए होंगे। मैंने साइन थीटा, कोई आपसे पूछे व्हाट आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये है क्या? पहला क्वेश्चन व्हाट आर द साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपसे पूछा जाए अगर मान लिया इंस्पेक्शन से कोई आगे, तो आप कहेंगे दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। वो कहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से क्या मतलब है? तो आप बता सकते हैं कि सर या मैम जो भी आपसे पूछ रहा है कि अ ट्राइंगल और अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, उसमें से किन्हीं भी 2 साइड को लेकर अगर हम उनके बीच में रेशो निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी अक्यूट एंगल, 2 में से किसी एक अक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई या कोई कंफ्यूजन है? इतने में बता दें, जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाओगे। बोलो जल्दी। ये इसका को ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में तो अभी इतना ही है इसके बारे में। और दूसरा ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बार बार बता रही हूँ एक ही चीज़ को ताकि आप भूले नहीं, सेक थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, आप उल्टा कर लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वैल्यू 1/, में हो जाती है। ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है। इतना आपको समझ में अगर आ गया हो तो मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊँ। बोलिए।
इतना समझ आ गया? ये सारी कहानी, ये इनके पूरा नाम है, देख लीजिए। चलेगा नहीं, पूरे नाम भी आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ ले कोई। ठीक है, ये है साइन, SIN साइन होता है फुल नेम इसका। इसका नाम होता है कोसाइन, कोसाइन। ये टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। ठीक है, कोसेक जिसको कहते हैं उसका नाम होता है कोसेकेंड। इसका नाम होता है सेकेंड या सीकेंड भी बोलते हैं। इसका होता है कोटेंजेंट। देखो लिखा ही है, इसका नाम टेंजेंट है, इसका नाम कोटेंजेंट है, ये इसका को है। ठीक है, इसका नाम साइन है, इसका नाम कोसाइन है, इसका नाम सेकेंड है तो इसका कोसेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक दूसरे के को होते हैं, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होते हैं। अब आ जाइए, देखो एक चीज़ और इसने बताई, मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था उससे रिलेटेड। देखो ये यहाँ पर इसने ब्लैक से अंडरलाइन किया है। देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। अगर एंगल सेम रहता है तो साइड की लंबाई कितनी भी बढ़ा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज नहीं। एंगल से मतलब की पॉइंट इज एंगल सेम रहता है। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि एंगल 30 से 45 हो गया। मीन्स एंगल अगर चेंज होगा तो रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन एंगल सेम रहेगा तो रेशियो की वैल्यू चेंज होगी, साइड चाहे कितनी भी चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ट्राइंगल में साइड की लंबाई बढ़ गई, चेंज हो गई, मतलब बढ़ गई या घट गई, मतलब ये हो गया, ठीक है, और ये भी बढ़ा दिया मैंने, और अभी भी एंगल 30 डिग्री है, तो इसका मतलब साइन कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैसे? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा पॉसिबल तभी है जब साइड की लंबाई उसी रेशियो में बढ़े। ठीक है, मान लिया पहले ये 3 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या ये 3 था ये 6 था, मान लो एक इजी एग्जाम्पल के तौर पर। अगली बार में अगर ये 6 से 12 हो गया और ये 3 से 6 हो गया तो रेशियो तो अब भी वही रहा। ठीक है, तो अगर सेम रेशियो में बढ़ेगी लंबाई तो एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा, या एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसका दूसरा मतलब ही यही है कि लंबाई उसी रेशियो में बढ़ रही। ठीक है ना, समझ में आया? और अगर एंगल चेंज हो गया तो ये शर्तिया बात है कि क्या हो जाएगा, साइड की लंबाई जो है उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, इसकी बैटरी गई। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज, बहुत इजी इसकी एक्सरसाइज है। पहली ये है, ये आपको समझ आ गया सारा? मैं चाह रही थी आज की क्लास पूरी रिकॉर्ड हो जाए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है तो चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पकड़ लिया तो आपको सारे आ जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें आपको कहाँ पर ये घुमाता है, उसको ये बिल्कुल बात पता है कि बच्चे ये टॉपिक नया नया पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज होंगे, और उसका तो काम ही एग्जामिनर का काम ही कंफ्यूज करना। ठीक है, दीपक और दीक्षित तुम लगातार क्या लिख रहे हो, नोट कर रहे हो क्वेश्चन? यहाँ देखो, यहाँ देखो दीपक, अभी इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये ज़रूर बताएगा कि ट्राइंगल कहाँ पर राइट एंगल है। ये इस वाले क्वेश्चन का फिगर नहीं है। ठीक है, आपको एक अलग से ट्राइंगल बनाना है, दैट इज ABC, और कहाँ पर राइट एंगल है ये बताएगा। क्यों बताएगा? अगर ये ना बताए और आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी राइट एंगल लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, इसके हिसाब से जो है और आपके हिसाब से। तो ये कह रहे हैं राइट एंगल एट B, यहाँ पर AB कह रहे हैं 24 है, AB कितना है 24 है, BC 7 है। ठीक है, तो डिटरमाइन, अब देखो ध्यान से सुनो, ये कह रहा है साइन A निकालो कॉस A निकालो, उसके बाद कह रहा है साइन C निकालो कॉस C निकालो। ठीक है, पहले कह रहा है साइन A और कॉस A, फिर कह रहा है साइन C और कॉस C। मैंने आपको बताया था साइन और कॉस जो होते हैं
वो ये जो इसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं उनके रिस्पेक्ट में जो रेशो निकालते हैं वो होते हैं। अब एक्यूट एंगल 2 है तो उसने दोनों के रिस्पेक्ट में बोल दिया। अब इतना आपको पता है कि जब मैं साइन निकालूंगा कोई सा भी साइन थीटा जब मैं निकालूंगा, चाहे ए निकालूं चाहे सी, चाहे साइन ए निकालूं चाहे साइन सी निकालूं, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है ना। तो यानी कि आपको हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे हाइपोटेनियस की ज़रूरत तो दोनों में ही पड़ेगी, है ना। अब जब दोनों में ही हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी तो हाइपोटेनियस हमारे पास है नहीं, तो पहला काम हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस निकालने का पहला काम क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर यूज़ होती है बहुत ज़्यादा पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ होगी? पाइथागोरस। अब देखो वैसे 24, 7 और 25 ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यानी कि इनमें से 2 पता हो तो तीसरा हमें पता चल ही जाता है। मतलब एक 24 दिया है, एक 7 दिया है, तो उसका मतलब तीसरी साइड क्या होगी? 25 होगी हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको मुँह जवानी नहीं बता सकते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि भाई AC² जो है ना वो AB² + BC² के सम के इक्वल होगा। और यहाँ पर आप करके दिखाएंगे ये 49 प्लस कितना होता है? 25, 76। और यहाँ पर दिखाएंगे 625 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 लाइन में AC = 25। ये पूरा आप करके दिखाएंगे कि इतना होगी, ठीक है। उसके बाद तो दिक्कत ही क्या है? अब ये पूछ रहे हैं साइन A। साइन A क्या है? अब साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A के लिए परपेंडिकुलर ये है सामने वाला, तो ये हो जाएगा 7/25। अब जहाँ कह रहा है साइन C, साइन C कह रहा है तो C के लिए तो परपेंडिकुलर ये है, तो साइन C कह रहा है तो ये हो जाएगा 24/25। अब देखो यहीं पर है ट्विस्ट। अब आप निकालो cos C, cos A निकालो। cos A कितना होगा? A के लिए बेस ये है ना AB, तो यानी क्या होगा? ये 24/25। तो ध्यान से सुनिए, जो cos A की वैल्यू होगी वही साइन C की होगी, और जो साइन A की वैल्यू होगी वही cos C की होगी। समझ में आया? तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप चारों निकाल कर दिखाएं। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि साइन A = cos C = इतना और साइन C = cos A = इतना, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक इसमें एंगल 90 है ना, बात समझ रहे हैं? एक एंगल 90 है तो जो साइन जो बाकी जो 2 एंगल बचे A और C उनका सम भी तो 90 होगा, यानी वो एक दूसरे के को होंगे। तो यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही cos 90 - थीटा की होती है, क्योंकि दोनों को मिला के 90 आता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही cos 60 की होगी, तो cos 60 को साइन 90 - 30 भी तो बोल सकते हैं, सॉरी cos 90 - 30 भी तो बोल सकते हैं। समझ गए? 60 को 90 - 30 बोल सकते हैं ना दूसरी लैंग्वेज में। तो इसका मतलब है जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही cos 90 - थीटा की, और जो साइन 90 - थीटा की वही cos थीटा की। तो जो साइन A की होगी वही cos C की, जो साइन C की होगी वो cos A की, ठीक है। तो ये अब कल कंटिन्यू करेंगे। बेसिक ज़्यादा ज़रूरी